कैरी वर्सेस टेक, और ये दोनों का मतलब होता है ले जाना, लेकिन कब कैरी प्रयोग करें, कब टेक प्रयोग करें। देखिए कैरी का मतलब है ले जाना, लेकिन विद बॉडी पार्ट्स, मतलब कि आप शरीर के अंगों का प्रयोग करके आप ले जाते हैं। लेकिन अगर टेक की बात करें तो मतलब है ले जाना, तो इसका मतलब है के साथ। जैसे मैंने कहा कि मैंने रवि को हॉस्पिटल ले गया, तो मतलब क्या कि वो मेरे साथ गया, इस तरीके से, तो वहां पर टेक हो जाएगा। मैं तुम्हारा बैग ले जाऊंगा, तो मतलब क्या कि वो बैग मेरे साथ नहीं बल्कि मैं उसे कंधे में टांग कर ले जाऊंगा, तो मतलब कि बॉडी पार्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर साथ जा रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों के बीच यहाँ पर डिफरेंस है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, मैं अपना कपड़े ले जाऊंगा, आई विल कैरी माई क्लॉथ्स, ठीक है कैरी है। रवि फोन ले गया, रवि कैरिड अ फोन, अब फोन ले गया तो पैकेट में ले गया, तो वहां पर बॉडी पार्ट्स का प्रयोग हुआ। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गया, आई टूक यू टू द हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल ले गया, यहाँ पर टेक प्रयोग होगा ना कि कैरी, क्योंकि यहाँ पर टेक का मतलब है साथ ले गया। अगर उससे पीठ पर कंधे पर ले गया तब तो वहां पर कैरी हो जाएगा, लेकिन ऐसे टेक होगा। वो तुम्हें बाजार ले जाएगा, तो अब साथ में चलोगे तो ही विल टेक यू टू मार्केट, तो इसका प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाएंगे। दूसरा है कैच वर्सेस होल्ड। अब ये दोनों का मतलब है पकड़ना, लेकिन कब कैच प्रयोग होता है, कब होल्ड होता है। इससे कैच का मतलब है कि चलती हुई पकड़ना, चलती हुई चीज को पकड़ना। इससे कि मैच में देखते ना, बोलते हैं ना कि गेंद को कैच करता है, तो वहां पर उसमें मूविंग हो रहा है, मोशन हो रहा है। ट्रेन चलती हुई है तो वहां पर प्रयोग कर सकते हैं आप। इसी तरीके से मूवमेंट वाला जो बात होगा वहां पर कैच होगा, और होल्ड मतलब होगा कि रुका हुआ चीज पकड़ना, रुका हुआ सामान को पकड़ना। तो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मैंने बस पकड़ लिया, आई कॉट द बस, यहाँ पर देखिए बस पकड़ लिया, चलती हुई बस पकड़ लिया। इस तरीके से पुलिस चोर को पकड़ा, पुलिस, या फिर आप कह सकते हैं द पुलिस कॉट द थीफ। अब चोर को पकड़ा तो चोर क्या था, वो दौड़ रहा था और पीछे पीछे पुलिस था, अंततः पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। इस तरीके से मेरा फोन पकड़ो, होल्ड माय फोन। अब यहाँ पर तो पकड़ने की बात है, यहाँ पर कोई मूवमेंट वाला बात नहीं है, तो वहां पर आप होल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इससे कलम पकड़ो तो होल्ड द पेन, तो इससे प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है कीप और पुट, इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रखना तो दोनों का मीनिंग है, लेकिन कब कीप प्रयोग करेंगे, कब पुट करेंगे। तो देखिए कीप का मतलब है रखना, जब एक जगह से हटाकर दूसरे जगह रखते हैं तो वहां पर कीप प्रयोग करते हैं। और पुट का मतलब है रखना, जो कि आप जनरली रखने की बात करते हैं। मैं बताऊं कि आप कीप का प्रयोग उस तब करते हैं जब ऐसे चीजें होते हैं जो कि आप ऐसे बातचीत में बोलते हैं कि ये शब्द अपने तक रखो, तुम किसी को मत बताना, इससे सीक्रेट रखो, तो वहां पर भी की प्रयोग होता है। और पुट का प्रयोग तब करते हैं आप जब आप फिजिकली जाकर के कोई सामान को रखते हैं। फिजिकली और अनफिजिकली दोनों रूप में प्रयोग आप कर सकते हैं कीप का, और ओनली फिजिकली के लिए पुट प्रयोग करते हैं। इससे मैंने सामान उठाया बेड पर से और उससे रख दिया टेबल पर, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर कीप और पुट दोनों प्रयोग होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये शब्द अपने तक रखो, मतलब बात को सीक्रेट रखना, दूसरे को मत बताना, तो वहां पर पुट प्रयोग नहीं होगा, वहां पर सिर्फ प्रयोग होगा कीप। जैसे किताब टेबल पर रख दो, तो पुट द बुक ऑन द टेबल, इस तरह से हो जाएगा। पैसे पर्स में रखो, तो पुट मनी इन द वॉलेट। ग्लास टेबल पर रखो, कीप द ग्लास ऑन द टेबल, इस तरीके से होता है। जब आप हटा करके रखने की बात करते हैं तो कीप, और जब आप ऐसे कर सकते हैं कि जिस जगह है वहीं पर रखना, कहीं पर आप रख दे, जैसे कि मोबाइल पैकेट से निकाल करके आपने बेड पे रख दिया या टेबल पे रख दिया, कुर्सी पर रख दिया, तो वहां पर पुट प्रयोग कर सकते हैं। कलम कुर्सी पर रख दो, तो यहाँ पर कीप द पेन्स इन द चेयर। यहाँ पर क्या, एक जगह से हटाया तुमने, उठाया और वहां से दूसरी जगह रख दिया, वहां पर की प्रयोग हो जाएगा। तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, जो चीजें आप फिजिकली करते हैं या अनफिजिकली करते हैं, रखने के सेंस में कीप, और जो सिर्फ फिजिकली है उससे आप पुट के साथ कर सकते हैं। अगला शब्द है लुक वर्सेस सी, दोनों का मतलब होता है देखना, और इसमें भी कंफ्यूजन होता है। एक वर्ड और है जो कि वॉच है हमारे पास, इस वॉच का भी मतलब देखना ही होता है।
लुक मतलब होता है देखना, लेकिन घूरना मीन्स आप कह सकते हैं एक नजर से देखना। और सी का मतलब है देखना, जो कि आप जनरली देखते हैं, आंख आप ओपन करेंगे, खोलेंगे आंख को तो आप तो नजर तो आएगा ही, बहुत सारी चीजें आप एक साथ देख सकते हैं। तो जनरली देखने के लिए किसी भी चीजों को फोकस ना करके आप देखते हैं तो वहां पर आप सी प्रयोग करते हैं। और एक होता है वॉच, जिसका प्रयोग आप करते हैं चलती हुई चीजों को देखने के लिए। इससे आप वीडियो देख रहे हैं तो देखने के लिए यहाँ पर आप वॉच प्रयोग करेंगे, मूवी देख रहे होते हैं तो वहां पर वॉच प्रयोग होगा, चलती हुई चीजों को देखने के लिए वॉच। मैंने उससे देखा, आई सॉ हिम। रवि ने बाजार में अपने दोस्त को देखा, तो रवि सॉ हिज फ्रेंड इन द मार्केट, मतलब कि उसने अचानक से देख लिया, देखने का कोई मतलब नहीं था, आंख था, उसका नजर पड़ गया इस तरीके से। लेकिन जब हम लुक का प्रयोग करें, वो पक्षी को देख रहा है, दैट मीन्स उसका नजर फोकस पक्षी पर है। ही इज लुकिंग एट द बर्ड, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। वहां देखो, मैं तुम्हारा ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, इधर से हटा करके कहीं और देखना चाहता हूं, तो वहां पर वहां देखो मतलब लुक एट देयर, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है वीप वर्सेस क्राई, और इसका भी मतलब है वही रोने के लिए, लेकिन वीप का मतलब होता है रोना, धीरे धीरे रोना, जिससे आंख से आंसू बह रहा है, निकल रहा है, मीन्स वीप। लेकिन क्राई कब, जब जोर से रोने की बात है, जो कि आपका आवाज कोई दूसरा सुन ले और जान जाए कि कोई रो रहा है, जिससे बच्चे रोते हैं, तो दैट मीन्स वो क्राई हो रहे हैं। और जब आंख से आंसू निकल रहे हैं, आवाज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आप दुखी बोल सकते हैं, वहां पर आप वीप का प्रयोग करते हैं। बच्चे रो रहा है, द चिल्ड्रन आर क्राइंग, क्योंकि जोर से रोता है। और अमन रो रहा था, अमन वॉज वीपिंग, क्योंकि आंख से आंसू निकल रहा था। वो क्यों रोई, वाई डिड सी वीप, तो जब आप जोर से रोने की बात है तो वहां पर क्राई, नहीं तो वीप। उसका बेटा रो रहा है, हिज सन वॉज क्राइंग, यहाँ पर वॉज आ गया, यहाँ पर है तो यहाँ पर आप इज लगा सकते हैं इस तरीके से। बाय वर्सेस परचेज, दोनों का मतलब है खरीदना। बाय का मतलब है कि आप नॉर्मली कोई भी चीजें आप खरीदते हैं, चाहे वो सस्ती चीजें हो या कुछ भी नॉर्मली आप खरीदते हैं, तो मतलब जनरली इससे कि आप दुकान तो लगभग रोज जाते हैं, मार्केट आप जाते हैं, तो वहां पर आप बाय का प्रयोग करेंगे। लेकिन परचेज तब आप करेंगे जब कभी कभी खरीदते हैं, जैसे कि बाइक खरीदना हुआ, मॉल जाना हुआ, एकदम महंगी चीजें खरीदना हुआ, वहां पर परचेज हो जाएगा। इससे मैं कार खरीद सकता हूँ, दैट मीन्स तो कार क्या रोज खरीदूंगा, नहीं, कभी कभी महंगी एक्सपेंसिव चीजों को खरीदना, दैट मीन्स आई कैन परचेज द कार। वे लोग किताब खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग अ बुक, दैट मीन्स कि बाय बुक आप कर देंगे, क्यों, क्योंकि नॉर्मली आप खरीदते हैं, जनरली आप खरीदते हैं। क्या तुम लैपटॉप खरीदोगे, विल यू परचेज अ लैपटॉप, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इसमें बोल सकते हैं कि इसमें सस्ती चीजों को खरीदने के लिए आप कह सकते हैं बाय, और महंगी चीजों को खरीदने के लिए आप बोल सकते हैं परचेज। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या हम लोग कुर्सी खरीदेंगे, विल वी बाय अ चेयर, तो इससे प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है फाइट वर्सेस क्वेरल, और ये दोनों का मतलब होता है लड़ना, झगड़ा करना, इस तरीके से। फाइट मीन्स है लड़ना, और क्वेरल मतलब है लड़ना। फाइट मतलब लड़ना हो गया कि जहां पर कि आप फाइट भी आप देते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं इस तरीके से, जहां पर हाथापाई हो गया, दोनों लड़ गए एक दूसरे से, उसका हाथ पकड़ लिया, इससे कुछ हो गया। और क्वारल में क्या है कि आप गाली गलौज तक बोल सकते हैं, बातचीत तक रह सकते हैं, बातचीत तक है, गाली गलौज तक है तो क्वारल, और अन्यथा उसके आगे आप जाते हैं तो फाइट। जैसे वो दोनों अभी लड़ रहे हैं, दे बोथ या बोथ ऑफ देम आर फाइटिंग नाउ, दैट मीन्स कि कुश्ती की तरह बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे से भिड़ गए हैं। क्या तुम लोग या तुम क्यों लड़ते हो, वाई डू यू क्वारल, दैट मीन्स कि झगड़ा क्यों करते हो, क्यों हमेशा बातों मतलब कि बातचीत वैसे करते हो, इससे दोनों का पसंद नहीं आता है, जो तुम बोलते हो उससे पसंद नहीं, जो वो बोलता है तुम्हें पसंद नहीं। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि आप हमेशा गाली गलौज या फिर नॉनसेंस आप क्यों करते हो। रवि ने उसके साथ लड़ाई किया, रवि फॉट विद हिम, दैट मीन्स कि उसके साथ वो भिड़ गया था, लड़ाई कर लिया था, इस तरीके से। अगला शब्द है आई एम डेडिकेटेड टू, इसका मतलब है समर्पित। आप जिस भी चीजों में आप समर्पित हैं, दैट मीन्स कि आप फुल्ली उसके लिए अग्री रहते हैं, चाहे जो भी हो जाए मैं उसमें एकदम निश्चित वो काम करूंगा, समर्पित हूं, तो वहां पर आप बोल सकते हैं डेडिकेटेड टू, मैं अपने कर्तव्य में या कर्तव्य के प्रति समर्पित हूं। आई एम डेडिकेटेड टू माई ड्यूटी, जैसे कि आर्मी, ये डेडिकेटेड होता है, अपने जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो डेडिकेटेड है अपने ड्यूटी के लिए। मैं आपको अंग्रेजी सिखाने में समर्पित हूँ, आई एम डेडिकेटेड टू टीचिंग यू इंग्लिश,
तो डेडिकेटेड टू के बाद जो वर्ब आएगा ना वो V4 में आएगा, अन्यथा कोई नाउन आएगा। यहाँ पर जब समर्पित होते हैं कि वही आपको काम करना है, हमेशा फोकस्ड रहते हैं, वहां पर आप डेडिकेटेड टू का प्रयोग कर सकते हैं। रवि भक्ति में समर्पित है, रवि इज डेडिकेटेड टू डिवोशन। तुम लोग उस काम में समर्पित हो, यू आर डेडिकेटेड टू दैट वर्क, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है हैविंग टू, मतलब कि कोई काम करना पड़ रहा है मजबूरी वश। दैट मीन्स कि आप शो करते हैं अपना कंपल्सन कि ये काम मुझे करना पड़ रहा है मजबूरी बस, मेरी कोई इच्छा नहीं है। रवि को अंग्रेजी में बात करना पड़ रहा है। अब अंग्रेजी सीखना इतना डिफिकल्ट चीजें कौन चाहता है, नहीं चाहता लोग, लेकिन फिर भी मजबूरी है। क्यों? अच्छी जॉब चाहिए, अच्छे लोगों से मिलना है, अब्रॉड जाना है, तो अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। तो रवि इज हैविंग टू टॉक इन इंग्लिश। तुम्हें रोज बाजार जाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू गो टू मार्केट डेली। हम लोगों को स्कूल जाना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू गो टू स्कूल। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है आई एम सिक ऑफ, मतलब कि उब गया हूं किसी भी चीजों से, तंग आ गया हूं, बोर हो गया हूं, मैं तुम्हारे व्यवहार से उब गया हूं। आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर, वो इस मोबाइल से तंग हो गया। ही इज सिक ऑफ दिस मोबाइल, मतलब मोबाइल हमेशा हैंग करते रहता है, सही से काम नहीं करता, प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो उब गया है। रवि अपनी समस्याओं से तंग हो चुका है, रवि इज सिक ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर चुका चुकी देख करके आप यहाँ पर हैच ऐप की कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कोई भी काम से आप उब गए हैं, इस तरीके से आप ईजेमार के साथ इसे लगा सकते हैं। पिंकी खाना पकाने में उब गई है, दैट मीन्स रोज बनाना होता है, तो पिंकी इज सिक ऑफ कुकिंग फूड। तो इसके बाद ऑफ के बाद कोई भी नाउन आना रहेगा या फिर V4 आएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला शब्द है आई एम फेथफुल। आप फेथफुल के बाद आप टू लगाएंगे, इस तरीके से कि मैं इस काम के लिए वफादार हूँ। इससे बोलें कि कुत्ते वफादार होते हैं, तो वहां पर आप बोल सकते हैं मैं इस काम के लिए वफादार हूँ, आई एम फेथफुल टू दिस वर्क। वे लोग अपने बॉस के लिए वफादार हैं, दे आर फेथफुल टू देयर बॉस। वो अपने विद्यार्थी के लिए वफादार है, ही इज फेथफुल टू हिज स्टूडेंट्स। अमन प्रत्येक काम के लिए वफादार है, चाहे जो भी काम हो, अमन इज फेथफुल टू एवरी वर्क। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है आई एम ग्रेटफुल टू, दैट मीन्स कि आभारी होना, वो इस काम के लिए आभारी है, ही इज ग्रेटफुल टू दिस वर्क। मैं आपका आभारी हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू। रवि, वे लोग रवि का आभारी है, दे आर ग्रेटफुल टू रवि। हम लोग ऐसे विचारों का आभारी हैं, वी आर ग्रेटफुल टू सच ओपिनियंस। तो जहां पर आप आभारी होने की बात करते हैं, वहां पर आप ग्रेटफुल के बाद आप टू के साथ कोई नाउन लगा सकते हैं, जो भी चीजों के लिए आप आभारी हैं। आई एम अपोज्ड टू, मतलब विरोध में हूं, उसके खिलाफ में हूं, इससे मैं इस विचारों के विरोध में हूं, ये बातें, ये विचार, ये ओपिनियन सही नहीं है। आई एम अपोज्ड टू दिस ओपिनियन, वे लोग उसके विरोध में हैं, दे आर अपोज्ड टू हिम। मेरा भाई इस काम के विरोध में है, माई ब्रदर इज अपोज्ड टू दिस वर्क। रमेश ऐसा निर्णय के विरोध में है, रमेश इज अपोज्ड टू सच डिसीजंस। तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अगला है आई विल हैव टू, मतलब कोई काम करना पड़ेगा इन फ्यूचर, कंपल्सन में, मजबूरी में, तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा, यू विल हैव टू मीट हिम। रवि को खाना पकाना पड़ेगा, रवि विल हैव टू कुक फूड। हम लोगों को भी वहां जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो देयर इधर। इधर मीन्स आप भी बोल सकते हैं इस तरीके से। उन लोगों को मैच खेलना पड़ेगा, मजबूरी वर्ष, कंपल्सन है कि कोई काम करना पड़ेगा, दे विल हैव टू प्ले द मैच। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला शब्द है देयर यूज्ड टू बी, मतलब हुआ करता था कोई भी चीजें, जिससे इस गांव में एक राजा हुआ करता था, तो देयर यूज्ड टू बी अ किंग इन दिस विलेज, मतलब इस गांव में, यहाँ जंगल में एक संत हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ संत हियर इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे घर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ से घर सब छोड़ छाड़ के शहर चले गए, तो देयर यूज्ड टू बी मेनी हाउसेस। यहाँ गाय हुआ करती थी, अब गाय लोग नहीं पालते हैं, तो देयर यूज्ड टू बी कॉज हियर। तो मतलब है कि ये पास्ट में हुआ करता था और प्रेजेंट में वो चीजें नहीं है, तो वहां पर आप यूज्ड टू बी का प्रयोग कर सकते हैं देयर के साथ। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।